आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और इस वक्त सीधे लिए चलते हैं जहां क्राइसिस बैठक इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लाइव वो वर्चुअल जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ये प्राइवेट लोगों से एग्रीमेंट करके भरवाने का काम करते हैं। एएसयू से नॉर्मली भरे जाते हैं। पिछली बार भी हमने कहा था आप देख लें आपका एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, और कोशिश करें कि 2 एग्रीमेंट कर लें ताकि एक वेंडर फेल भी हो तो दूसरे से अपन सिलेंडर भरवा सकें। जो निजी क्षेत्र में एएसयू जिलों में लगे हुए हैं, पिछली बार इसमें बहुत दिक्कत हुई थी। सबसे बड़ा एएसयू पीथमपुर में है जो 40 टन का था, जिसको हमको लगभग 1 महीना लग गया था चालू करने में। इस बार अपने पास समय है, उन लोगों से बातचीत कर लें। 132 केएल की टोटल कैपेसिटी है एएसयूज की, वो अभी से हम तैयारी करके रख लें कि वो सब चालू हो गए हैं। उसमें कुछ मेंटेनेंस कराना है तो अभी करा लें। प्राइवेट सेक्टर से बातचीत करके हमको ये काम कराना होगा। शासकीय चिकित्सालयों में दवाएं और कंज्यूमेबल्स हमने कहा 1 महीने की व्यवस्था हमारी हो जाए, इसकी भी हमको पुष्टि करनी है। नेक्स्ट, इतना ही जितना शासकीय चिकित्सालय का काम जरूरी है उतना ही निजी चिकित्सालयों से व्यवस्था कराना भी जरूरी है। जो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना पिछली बार बनाई थी उसको 31 मार्च तक बढ़ा गया है। अब हमको इस योजना में फिर से, जैसे पहले आपने अस्पतालों के अनुबंध किए थे, इस बार फिर से अस्पतालों के अनुबंध करने होंगे और उनको अनुबंध करके आपको सार्थक पोर्टल पे उनके बिस्तरों की संख्या दिखानी होगी। जो लोग योजना अंतर्गत अनुबंध ना भी कर रहे हैं और केवल कमर्शियल तरीके से कोविड का इलाज करना चाहते हो, उसमें भी कलेक्टर्स को हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनको भी सार्थक पोर्टल पे लाना होगा। जो जब तक सार्थक पोर्टल के वो क्रेडेंशियल आप उनको अधिकृत ना करें तब तक वो कोविड का इलाज ना कर पाए, इस बात के हमको लीगल ऑर्डर भी जारी करने हैं। कलेक्टर्स को अपने स्तर पे व्यवस्था करनी होगी। ये इसलिए जरूरी है कि उस ऑर्डर के बाद हम इस बात की मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि वो अतिरिक्त राशि तो नहीं ले रहे हैं। चूंकि निजी चिकित्सालयों में क्या चार्ज कर सकते हैं वो दरें यहां से पहले से निर्धारित की गई हैं और उच्च न्यायालय स्तर से भी उसकी मॉनिटरिंग होती है, तो हमको ये व्यवस्था भी करानी होगी। बार बार ये बात हम लोग कहते रहे हैं कि शासकीय और निजी चिकित्सालयों की ज्वाइंट प्लान बनाएं ताकि बिस्तरों की उपलब्धता ओवरऑल अवेलेबल रहे। कौन से प्राइवेट अस्पताल में, कौन से सरकारी हैं, हमारे पोर्टल पे दिखना चाहिए कि कितने बिस्तर उपलब्ध हैं और वहां रेट क्या है जिसपे वो अपना इलाज कराएंगे, ताकि जो आदमी अपनी इच्छा से जहां चाहे वो इलाज करा सके। हम ये टारगेट करना चाह रहे हैं जिलों के साथ मिलकर कि 25,000 बिस्तर कम से कम प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध हों। जिलावार आपके क्या लक्ष्य होंगे ये एनएचएम अलग से भी आपको बताएंगे और हम आपसे लगातार इस पर बात भी करेंगे। बट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देके हमको इस अभियान में अपने साथ रखना है। ये मैं सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माननीय जिला स्तरीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा। थैंक यू सर। मित्रों, आपने आज पूरी स्थिति प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखी है। हमने कोविड की पहली लहर का भी मुकाबला किया है। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी लहर से भी हम लड़े। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है कि 140 करोड़ टीके भारत में लग चुके हैं। अपने आप में अद्भुत है ये। और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम सब मिलके अब इस तीसरी लहर से मुकाबला करेंगे। और इसलिए पहली चीज, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को पूरी ताकत से सक्रिय होना पड़ेगा, चाहे जिला स्तर की हो, चाहे विकासखंड स्तर की हो, चाहे पंचायत और वार्ड स्तर की हो। प्रभारी मंत्री और कलेक्टर मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, समाजसेवी, धर्मगुरुगण कोविड के क्षेत्र में पहले भी जिनने बहुत बेहतर काम किया, हम सबको जोड़ लें। कई तरह की संस्थाएं हमारी सहयोगी रही हैं। पतंजलि योग पीठ, गायत्री परिवार, श्री श्री रविशंकर जी की संस्था, जन अभियान परिषद,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटते ही हैं। अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से भी बात होनी चाहिए। बीजेपी के स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी दो दो पंचायत स्तर पर हैं, उनको भी सक्रिय करना चाहिए। संघ, सेवा भारती, हमको सबको जोड़ना है। रहवासी संघ शहरों में, व्यापारी संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं, अलग अलग जितने तरह की संस्थाएं, उनको जोड़ना होगा। हमको जुड़े हुए हैं, लेकिन और ताकत से हम इस लड़ाई में उन सबको जोड़ें। और जो अपेक्षाएं हैं, जो आग्रह है मेरा, सबको जोड़ के काम कराएं। अब ग्राम स्तरीय जो हमारी समितियां हैं, पंचायत स्तरीय और वार्ड स्तरीय, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खांसी, सर्दी, जुकाम, हल्का बुखार, इसको गंभीरता से ले। गांव में वही देख सकते जैसे पिछली बार हम लोगों ने टीका लगवाए, सैंपल टेस्ट के लिए नहीं मिलते थे, उनको लगाया, या जो बीमार थे उनको निकाल के कोविड केयर सेंटर तक ले गए, या पंचायत भवन या स्कूल को ही हमने कोविड केयर सेंटर बना दिया। तो ये तो गांव में करना पड़ेगा हमको। और इसलिए ऐसे लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार के अगर हैं तो तुरंत उनका आरटी-पीसीआर सैंपल टेस्ट होना चाहिए, सैंपल लिया जाना चाहिए। कोई छुपाए ना, ये नजर हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि छुपने से ही पिछली बार बड़ी विकट परिस्थितियां बन गई थी। इसलिए उनका सैंपल लेके उनका टेस्ट करवाने का काम करना है हमको। और टेस्ट के जो परिणाम हो उसके हिसाब से फिर इलाज की व्यवस्था होगी। गांव में भी होम आइसोलेशन अगर होता है, वार्ड में भी होम आइसोलेशन होता है, तो होम आइसोलेशन जिनका हम कर रहे हैं उन पर हमको नजर रखनी होगी कि सही में वो अकेले में है कि नहीं, सच में उनसे टेलीफोन करके पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा, उनके स्वास्थ्य के बारे में निरंतर जानकारी लेनी पड़ेगी हमको। तो ये काम वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सुनिश्चित करेंगी। फिर कोविड के अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना पड़ेगा, मतलब मास्क, दूरी, अनावश्यक भीड़ नहीं, बड़े आयोजन को हतोत्साहित करना। अभी हमने प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन व्यवहार से हम हतोत्साहित करें ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, उसी से फैलता है। तो ये हमको गांव में भी कोशिश करनी है, वार्ड में भी कोशिश करनी है। और तीसरा काम सबका ही है वो, लेकिन ग्राम पंचायत में या वार्ड में 15 से लेकर 18 वर्ष की उम्र के हमारे बेटे बेटियों का युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन। अब टारगेट बना लो कि हम किसी भी 15 से लेकर 18 साल के उम्र के किशोर के बच्चों के बेटे बेटियों को हम वैक्सीनेशन कराकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर हमारी ब्लॉक स्तरीय जो कोविड क्राइसिस कमेटीज हैं, उनको दो चीजें तो सबको करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पूरे ब्लॉक में सुनिश्चित करवाना, 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का भी। और अगर कहीं रह गए हैं पहले डोज और दूसरे डोज के लिए, तो खोज को उनको भी लगवाना है। लेकिन उनको ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों के साथ, एसडीएम के साथ मिलके समन्वय करके टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। भी अभी टेस्ट में सैंपल नहीं देते लोग, अब सैंपल नहीं देते तो पता नहीं चलता। आज 61,000 हुए हैं, ये बढ़ा के हमको 75,000 तक ले जाना है। 70 मैंने पहले बार कहा, क्योंकि इसी से पता चलेगा हमें। तो टेस्ट कैसे बढ़े इसकी चिंता करें।
और ब्लॉक स्तर पे कोविड केयर सेंटर कहां बनाया जाए ये तय कर लें। अभी हड़बड़ी में नहीं बनाना है हमको, लेकिन बनाने की पूरी तैयारी कर दें और एक ब्लॉक में एक कोविड केयर सेंटर को हम क्रियाशील करें, क्योंकि सब अस्पताल है, इसकी जरूरत नहीं है। अभी तक एक बात लगभग पूरी दुनिया से आई है कि अभी बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं हो रहे लोग, जो वैक्सीनेशन हो गया ये उसका परिणाम है। और ये हर एक अस्पताल में भर्ती हो इसकी जरूरत नहीं है। हम कोविड केयर सेंटर पर रखने की व्यवस्था करें ताकि एकदम अस्पताल में भीड़ भी ना बढ़े, बोझ भी ना बढ़े और बाकी अस्पताल में दूसरी बीमारियों का भी इलाज होता रहे। और ब्लॉक स्तर के अस्पताल की व्यवस्था देख लेना, एक कोविड केयर सेंटर की तैयारी और एक ब्लॉक स्तर पे जो हमारा अस्पताल है उसकी सारी व्यवस्थाएं आप चेक कर लीजिए, मिलके देख लीजिए, ताकि वो अस्पताल भी जरूरत पड़ने पर चाक चौबंद रहे। फिर जिला स्तरीय जो कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उनको जो बाकी काम मैंने बताया वो तो उनको देखने ही है, उनको मैं दोहरा नहीं रहा, वो काम उनका ये एक जिले में टेस्टिंग को वो जरूर देखें। टेस्ट बढ़नी चाहिए साहब, तब पता चलेगा कि कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। और दूसरे जिले में तो कोविड केयर सेंटर चालू करना ही है। सभी 52 जिलों में तत्काल एक कोविड केयर सेंटर आप प्रारंभ कर दीजिए, ताकि सामान्य लक्षण वाले पॉजिटिव पेशेंट्स को वहां जरूरत पड़ने पर भर्ती किया जा सके। और अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे जिला चिकित्सालय हो या आपके यहां मेडिकल कॉलेज हो या अन्य चिकित्सालय हो, उनकी व्यवस्थाओं को आपको देख लेना चाहिए, देखना ही है। प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, सांसद, विधायक, समाजसेवी संस्थाएं और बाकी मित्र जो कोविड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज में जिलों में हैं, जरूरत पड़े कोई छूट गया तो और जोड़ लें, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। ये व्यवस्थाएं हमको तत्काल देखनी है। माननीय मंत्रीगण, कलेक्टर्स और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कुछ निवेदन मैं और करना चाहता हूं। एक, जिले को जो आवंटित टेस्ट की संख्या है, सैंपल लेके टेस्ट करना है, उतने टेस्ट आपके जिले में होना ही चाहिए। टेस्ट करना ही सावधानी भी है और इसी में हमारी सुरक्षा भी है। अलग अलग जिलों के लक्ष्य तय है, जनसंख्या और तीव्रता, आकार, उसके हिसाब से। तो कृपया कर जनता को एजुकेट कीजिए और जनता से मेरी प्रार्थना भी कि टेस्ट करवाएं, सैंपल देने में कोई भी कोताही ना बरतें। फिर अंतर्राज्यीय आवागमन वाले स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन पर भी टेस्टिंग और सैंपल लेने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जिलों में पूर्व से संचालित फीवर क्लिनिक, ये सब ध्यान से सुन लें। फीवर क्लिनिक चालू करने हैं, कई जगह चालू होंगे या नहीं है, तुरंत चालू करें। उसमें होगा कि सर्दी खांसी बुखार हुआ तो फीवर क्लिनिक बगल में ही है, वहां गए और तुरंत टेस्ट करवा लिया तो तत्काल पता चल जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पूरे जिले में खांसी सर्दी बुखार वाले तो टेस्ट होना ही चाहिए, वो अनदेखे ना रहें। फिर आप ये चिंता भी करें कि पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं, अभी 602-3 हमारे यहां एक्टिव केस है और अभी 150 से ज्यादा पॉजिटिव केस रोज आने लगे। ये संख्या बढ़ेगी, जैसा ट्रेंड अभी आपने देखा दुनिया में, देश में बढ़ रहे हैं, बढ़ेगी हमारे यहां। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना है, एक को परिवार में हो गया तो बाकी कर लेनी, डेल्टा
जब आया था दूसरी लहर में तो पता चला कि नहीं करवाया तो पूरा का पूरा परिवार बीमार हो गया, गंभीर हो गया। इस बार ये लापरवाही किसी भी कीमत पे हम नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप सुनिश्चित करवाएं, ताकि एक को अगर हुआ है तो आसपास कौन है उनको तो संक्रमण नहीं फैला, इसकी जानकारी तत्काल मिल सके। जैसा अभी बताया गया, पॉजिटिव प्रकरण में हर केस को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर होम आइसोलेशन जगह हो तो एक ही कमरा में तो होम आइसोलेशन हो नहीं सकता। इसलिए अगर घर होम आइसोलेशन की व्यवस्था वाला है तो होम आइसोलेशन, और नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर जैसी व्यवस्था में उनको ले जाना। सामान्य लक्षण है तो एकदम अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। फिर जिलों में यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि सैंपल टेस्ट करने के लिए जो निर्धारित लैब है उनको प्रेषित किए जाए और 24 घंटे के भीतर जांच के परिणाम से अवगत कराया जाए। पिछली बार देर लग रही थी, कि 24 घंटे में करना है। इसकी निरंतर निगरानी और समीक्षा की जाए। शासकीय अस्पतालों में आईसीयू, एचडीयू बिस्तर एक बार फिर से हम चेक कर लें। ऑक्सीजन सपोर्टेड सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बिस्तर जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार हो सकता है कई को ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, हम तैयारी सब रखेंगे। इसके साथ दवाइयां, महीने भर की दवाई पूरी चाहिए हमारे पास, और जैसे ही कम होना शुरू हो महीने बाद फिर दवाई की व्यवस्था कर लें, आप तत्काल खबर करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फलानी गोली नहीं है, फलानी टैबलेट नहीं है, फलानी चीज नहीं है। दवाइयां, इंजेक्शन, जो आवश्यक चीजें वो महीने भर की हमारे पास चाहिए, कम से कम 1 महीने के। वेंटिलेटर एक बार फिर चला के देख लें, बायोटैप, सीपैप, ऑक्सीजन की व्यवस्था, और जैसा भी बताया पीएसए प्लांट अभी 204 में से 188 चालू हालत में चल रहे हैं सक्रिय। तो जो चालू हालत में उनकी भी प्योरिटी बार बार मॉक ड्रिल हुई है। फिर से एक बार देख लें, शुद्ध ऑक्सीजन उसमें से आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाकी जो बचे हैं उनको जल्दी से जल्दी सक्रिय कर लें, क्योंकि 204 में से 188 मतलब 10 कितने 14 16 बचे हैं, तो उनको भी चालू कर लें। फिर कोविड उपचार योजना, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, कलेक्टर्स ध्यान से तत्काल प्रभारी मंत्रियों के निर्देशन में, वैसे तुरंत कलेक्टर्स को यह काम करना है कि जो हमारे प्राइवेट अस्पताल है जिनको हमने अनुबंधित किया था, उस अनुबंध में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक अभी वृद्धि कर दी। तो आप ये अनुबंध कर लें, और प्राइवेट अस्पताल में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत उपचार होगा। जरूरत पड़ने पर निःशुल्क उपचार होगा, पैसे हम देंगे। तो वो सारे प्राइवेट अस्पतालों से अनुबंध हो जाए, ताकि जरूरत पड़ने पे 31,000 बिस्तर हमारे पास अभी हैं शासकीय अस्पतालों में। हम कम से कम 25,000 दूसरे प्राइवेट अस्पताल के बिस्तर भी तैयार करके रखें। तो इसलिए ये जल्दी से जल्दी अनुबंध कर दिया जाए, ताकि हम जनता को, गरीबों को, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों को निःशुल्क इलाज सुनिश्चित कर पाए। फिर हमने बहुत अच्छा काम किया था, कोविड के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को जिलों में बनाया था, उसको तुरंत चालू कर दिया जाए। अब उसके माध्यम को बहुत उपयोगी है।
कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में जो उपचार प्राप्त कर रहे कोविड के पॉजिटिव रोगी हैं, उनकी टेली कंसल्टेशन के द्वारा सतत निगरानी की व्यवस्था की थी, वो फिर से कर दी। अब घर है, फोन तो जानी, या तो वो फोन करेगा, हमको रोज फोन करना है। अभी एक फोन की बात की, उनको हम गाइड कर सकें, बता सकें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर जरूरत है उपचार की तो फिर उनको अस्पतालों में फिर तत्काल रेफर करने की व्यवस्था है। ये कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर जिलों के देखेंगे। होम आइसोलेशन में फोन, दवाई के किट की व्यवस्था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका पर्चा छपवाया जा सकता है। उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, वो वहीं छपेगा, डिसेंट्रलाइज बना के दिया हुआ है, बना के दिया हुआ है। तो हम गाइड तो कर पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और जरूरत होने पर वहां से रेफर हम कर सकते हैं। फिर कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर जिलों में उपलब्ध आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बिस्तर, आईसीयू बेड, एचडीयू बेड या आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता व रिक्ति की भी मॉनिटरिंग की जाए। कितने बेड उपलब्ध है, उनमें से कितने खाली हैं, इसकी सतत मॉनिटरिंग जरूरी है, ताकि स्थिति और वो जनता को पता रहे किस अस्पताल में कितने बिस्तर खाली हैं। लोगों को अफरा तफरी की स्थिति में नहीं आने देना है। इसलिए कलेक्टर सुनिश्चित कर लें कंट्रोल और कमांड सेंटर के काम जो हमने किए वो फिर से ठीक से तत्काल शुरू हो जाएं। फिर होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग हो सकते हैं, इसलिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और रैपिड रिस्पांस टीम को सक्रिय किया जाए। मोबाइल मेडिकल यूनिट जाएगी जरूरत पड़ने पे घर पे, और जरूरत पड़ने पर रैपिड रिस्पांस टीम तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम करेगी। अब ऐसे रोगी जो होम आइसोलेशन में हैं, उनको मोबाइल मेडिकल यूनिट और रैपिड रिस्पांस टीम और फीवर क्लिनिक के माध्यम से होम आइसोलेशन के किट देंगे, जिसमें निर्धारित दवाइयां होगी। आपको ध्यान होगा पिछली बार ये किट बांटने से बड़ा फायदा हुआ था हमको, लोगों को किट मिल गया, दवाई खाना शुरू कर दी सर्दी जुकाम में ही, तो कई लोग बच गए, गंभीर होने से बच गए थे। तो ये मेडिकल किट देनी है तो इनको देनी है। ये रोज पूछताछ होगी, जरूरत पड़ी तो शिफ्ट करेंगे। फिर एक चीज और ध्यान देंगे, विशेषकर कलेक्टर, भारत शासन का पोर्टल है S3, उस पर समस्त वांछित जानकारी समय सीमा में प्रतिदिन अपडेट किया जाना चाहिए, नोट कर लें। S3 पोर्टल पर रोज अपडेट करना है, करना ही है वांछित जानकारी। फिर हर जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलके कितने शासकीय अस्पताल में बिस्तर है और कितने प्राइवेट में बिस्तर है, इसको एक साथ एकीकृत कर लें। क्योंकि बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी भी हमको सार्थक पोर्टल जो हमारा है, सार्थक पोर्टल के 3B फॉर्म को जिलों में भरना सुनिश्चित करें और जानकारी अपडेट करें। आप आज से समझ गए होंगे प्राइवेट और सरकारी और प्राइवेट मिलकर कितने बिस्तर हैं, ताकि प्राइवेट के बिस्तर भी तैयार रहे। और कोई भी प्राइवेट, ये बात आई गई कि अगर उसको कोविड का उपचार करना तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, तो पहले से आप देख लें। फिर एक बात और गंभीरता से, अभी से पूरी गंभीरता के साथ करें। उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों का ऑथराइजेशन धारा 144, धारा 144 किया जाए और यह सुनिश्चित कर लें रेट कैपिंग। रेट की कैपिंग इसलिए जरूरी है कि मनमानी कीमत लोग ना वसूल पाएं।
सरकार ने रेट्स तय किए, वो जो तय रेट हैं उसी पर इलाज सुनिश्चित किया जाना है। तो रेट कैपिंग जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उस पर इलाज मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता, अगर वो इलाज कर रहे तो ऑक्सीजन होना चाहिए उन अस्पतालों में, ये सुनिश्चित करवा लें। और ट्रेंड उनका नर्सिंग और डॉक्टर्स का स्टाफ चाहिए, और साफ सफाई सुरक्षा की पूरी व्यवस्था चाहिए। तो इसको पूरी गंभीरता के साथ करवाएं। ये बहुत जरूरी नहीं, पिछली बार ऐसा आया था कि पेशेंट भर्ती कर लिए, ऑक्सीजन है ही नहीं, और बाद में फिर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि 1 घंटे की बची, आधा घंटे की बची। वो अफरा तफरी नहीं मचना है। इससे पहले सुनिश्चित कर लें किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था, इसको सुनिश्चित कर लें। यह सबसे जरूरी आवश्यकता है, दूसरी लहर में हमने देखा है। फिर जहां जहां जिन जिलों में आपको प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए, लोग चाहिए, स्टाफ चाहिए, उनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति का आकलन करके तत्काल आप यहां भेज दें ताकि वो भर्ती की जा सके। लोग चाहिए, आखिर हमको प्रशिक्षित लोग चाहिए। इसको भी हमको तत्काल प्रेषित करना पड़ेगा और उसको तत्काल करना पड़ेगा। फिर कोविड-19 के निदान हेतु आवश्यक पैथोलॉजी जांच की उपलब्धता जिलों में आप सुनिश्चित कर लें, और सिटी स्कैन की उपलब्धता